होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो मतलब कौन पर्सन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के होल्डर होंगे, कौन कौन पर्सन होल्डर बन सकते हैं, होल्डर का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर होल्डर को 3 टाइप से डिफाइन किया गया है। फर्स्ट है होल्डर, सेकंड होल्डर फॉर वैल्यू एंड थर्ड होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो फर्स्ट होल्डर का मीनिंग क्या होता है। होल्डर को सेक्शन 8 में डिफाइन किया गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के। इसका मीनिंग है एनी पर्सन हु इज लीगली एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड रिसीव द पेमेंट ऑन द ड्यू डेट। मान लो कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर जिस भी पर्सन का लीगल पोजेशन है वो पर्सन उसका होल्डर माना जाएगा। तो यहाँ पर लीगल पोजेशन का होना जरूरी है होल्डर बनने के लिए, और वो पर्सन जिसका लीगल पोजेशन है वो पेमेंट को रिसीव करेगा, उसको राइट है पेमेंट को रिसीव करने का उस इंस्ट्रूमेंट की। तो होल्डर बनने के लिए 2 राइट्स का होना जरूरी है किसी भी पर्सन के पास। अगर ये 2 राइट होंगे तभी वो होल्डर माना जाएगा। फर्स्ट है पोजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम, उसको खुद के नेम से इंस्ट्रूमेंट का पर पोजेशन होना जरूरी है उस पर्सन का। और सेकंड है एंटाइटल टू रिसीव द पेमेंट इन हिज ओन नेम, और वो खुद के नेम से ही पेमेंट को रिसीव करने का राइट होगा। फर्स्ट होगा खुद के नेम से इंस्ट्रूमेंट पर पोजेशन होना, और सेकंड पेमेंट को भी खुद के नेम से ही रिसीव करने का राइट होगा, तभी वो होल्डर माना जाएगा। अब इन केस ऑफ नेगोशिएशन, नेगोशिएशन के केस में कब होल्डर माना जाएगा, किस टाइप से किसी पर्सन को होल्डर माना जाएगा। नेगोशिएशन का मीनिंग होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को सर्कुलेशन में रखना, मीन्स ट्रांसफ़र कर देना किसी पर्सन को डिलीवरी के थ्रू, एंडोर्समेंट के थ्रू। तो इस केस में कब होल्डर बनेगा। A negotiable instrument payable to bearer can be negotiated by simple delivery। अगर payable to bearer है कोई भी negotiable instrument तो उसे हम simple delivery के थ्रू negotiate कर सकते हैं। तो इस केस में जो पर्सन डिलीवरी के थ्रू, जिस पर्सन के पास भी वो इंस्ट्रूमेंट जाएगा वो होल्डर बन जाएगा टू बियरर के केस में। और जब इंस्ट्रूमेंट पेबल टू ऑर्डर होगा तो एंडोर्सी, जिसके पास एंडोर्समेंट के थ्रू इंस्ट्रूमेंट गया है, वो एंडोर्सी उस इंस्ट्रूमेंट का होल्डर बन जाएगा। अब पहले हमने पढ़ा है कि कौन कौन पर्सन होल्डर बन सकते हैं, होल्डर बनने के लिए क्या इंपॉर्टेंट, क्या राइट्स होने जरूरी हैं किसी पर्सन के पास। अब है इंडिविजुअल नॉट कंसाइडर्ड होल्डर, यानी कि कौन से पर्सन ऐसे हैं जो होल्डर नहीं बन सकते। अ थीफ और अ पर्सन हु फाइंड द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट होल्डर, कोई भी थीफ हो गया जिसने चोरी कर लिया कोई इंस्ट्रूमेंट, या फिर पर्सन जिसने ऐसे ही वो इंस्ट्रूमेंट मिल गया तो वो पर्सन उसका होल्डर नहीं बन सकता। अ पर्सन ऑब्टेनिंग द इंस्ट्रूमेंट थ्रू फोर्जरी और अनलॉफुल मैनर, अगर किसी पर्सन ने वो अनलॉफुल मैनर में या फिर फोर्जरी से उस इंस्ट्रूमेंट को ऑब्टेन किया है तो वो पर्सन भी उसका होल्डर नहीं बन सकता। फॉर कोलेक्शन और सेफ कीपिंग द पर्सन कोलेक्टिंग नॉट बिकम होल्डर, अगर किसी पर्सन को हमने कोलेक्ट करने के लिए दिया है, वो सेफ कीपिंग के लिए दिया है इंस्ट्रूमेंट, तो वो पर्सन भी उस इंस्ट्रूमेंट का होल्डर नहीं बन सकता। तो नेक्स्ट यहाँ पर सेफ कीपिंग का कोई एग्जाम्पल है, जैसे कि एन इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल टू ए, कोई इंस्ट्रूमेंट ए को पेएबल टू ए था और टू हिज ऑर्डर था। तो यहाँ पर होल्डर कौन हुआ, ए उसका होल्डर हो गया, और ए ने उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बी को ट्रांसफर कर दिया सेफ कीपिंग के लिए, मीन्स बी को दे दिया सेफ कीपिंग के लिए, बट उसने बी को उसका पोजेशन नहीं दिया था इंस्ट्रूमेंट का। तो इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन किसके पास है, ए के पास है, बी को ओनली उसने सेफ कीपिंग के लिए वो इंस्ट्रूमेंट दिया था। बिकॉज ए हैज़ नो एंडोर्स इट, ए ने ना तो उसको एंडोर्समेंट के थ्रू ट्रांसफ़र किया, ना ही उसने डिलीवरी के थ्रू ट्रांसफ़र किया बी के फेवर में, तो बी यहाँ पर होल्डर नहीं बना। तो इस केस में बी है जो सूट फाइल नहीं कर सकता इंस्ट्रूमेंट की रिकवरी के लिए। तो यहाँ पर होल्डर है जो वो ए है, बी नहीं है, भले ही इंस्ट्रूमेंट बी के पास हो, बी के सेफ कीपिंग में हो, बी के पोजेशन में हो, बट उस बी के पास वो उसके खुद के नेम से नहीं है, बी के नेम से नहीं है, वो ए के नेम से है, और ए को ही राइट है उस पेमेंट को रिसीव करने का। अब सेकंड पॉइंट है होल्डर फॉर वैल्यू, मींस कोई पर्सन किसी ऐसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर है जिसकी वैल्यू पास्ट में पे की जा चुकी है, यानी कि जिसकी अमाउंट है वो पास्ट में पे कर दी, किसी भी टाइम की हो चाहे पास्ट में उसकी पेमेंट, बट उसकी पेमेंट पास्ट में हो चुकी है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन भी अराइज नहीं होता कि पास्ट में किस टाइम करी थी, किसने करी थी, हमें कोई मतलब नहीं किसने एक्चुअली में उसकी पेमेंट करी है। तो यहाँ पर ये याद रखना है बस कि पेमेंट पास्ट में हो चुकी है उसकी। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि किसी पर्सन ने ए की कोई अमाउंट पे करनी थी, अब उसे ए की अमाउंट क्यों पे करनी थी, या तो ए ने उसको कोई अमाउंट पहले दी होगी,
इसलिए वो वापस कर रहा है उसको, या फिर उनके बीच में कोई डील हुई होगी इसलिए वो अमाउंट वापस कर रहा है। तो उस पर्सन ने ए को चेक दे दिया, तो यहाँ पर चेक क्या है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो ए ने रिसीव किया जिस उस पर्सन से, और यहाँ पर पेमेंट जो भी वैल्यू थी उसकी ए ने पास्ट में पे कर दी है। तो यहाँ पर ए ने चेक को रिसीव करते ही वो चेक चैरिटेबल ट्रस्टी को दे दिया। यहाँ पर क्या है कि ए ने पास्ट में उसकी वैल्यू पे की है, चैरिटेबल ट्रस्टी ने तो नहीं की उसकी वैल्यू पे, तो चैरिटेबल ट्रस्टी है वो होल्डर फॉर वैल्यू माना जाएगा। अब थर्ड पॉइंट है होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स को सेक्शन 9 में डिफाइन किया गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स वो पर्सन होगा जिसने किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को गुड फेथ में एक्वायर किया है। यहाँ पर गुड फेथ में एक्वायर करना जरूरी है, और वो पर्सन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर बन गया, होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गया, बट उसको यहाँ पर कोई आइडिया नहीं था कि टाइटल डिफेक्टिव है या अनडिफेक्टिव है, उसने गुड फेथ में एक्वायर किया है तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाएगा। और जो भी पर्सन होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा उसे हमेशा गुड टाइटल ही रिसीव होगा, चाहे जिस पर्सन ने उसको ट्रांसफ़र किया है उसका टाइटल डिफेक्टिव हो या ना हो, उसे हमेशा गुड टाइटल ही मिलेगा। बट यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जो ट्रांसफ़र है वो गुड फेथ में किया जाना चाहिए, और यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं हो कि जिससे हम ये डाउट कर सकें कि जो टाइटल है वो डिफेक्टिव है। तो इसलिए कोई पॉइंट ही नहीं है डाउट करने का, तभी हम उसको गुड मानते हैं, यही तब मानते हैं हम कि गुड फेथ में ट्रांसफ़र किया गया है। तो अगर गुड फेथ में ट्रांसफ़र किया है और गुड फेथ में ही एक्वायर किया है तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाएगा, और उसे गुड टाइटल ही रिसीव होगा, चाहे बाद में ये पता लग जाए कि वो टाइटल था जो वो डिफेक्टिव था। तो अब है हु बिकम होल्डर इन ड्यू कोर्स, कौन पर्सन होल्डर इन ड्यू कोर्स बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है ही मस्ट बी अ होल्डर। किसी भी पर्सन को होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने से पहले उसका होल्डर होना जरूरी है। सेकंड पॉइंट है बिकम होल्डर बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी। वो जो पर्सन होल्डर बना है वो मैच्योरिटी डेट से पहले उसका होल्डर बनना जरूरी है, तभी उसको गुड टाइटल रिसीव होगा। अगर कोई पर्सन किसी इंस्ट्रूमेंट को एक्वायर कर लेता है आफ्टर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी डेट के बाद में, तब उस पर्सन को वही टाइटल रिसीव होगा, सेम टाइटल रिसीव होगा इंस्ट्रूमेंट का जो ट्रांसफरर का टाइटल है। अगर ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव है तो उस पर्सन को भी डिफेक्टिव टाइटल ही मिलेगा, ट्रांसफरी को भी, और अगर ट्रांसफरर का टाइटल अनडिफेक्टिव है मतलब गुड टाइटल है तो उसको भी गुड टाइटल मिलेगा। बट ये कब होगा, अगर इंस्ट्रूमेंट को आफ्टर द डेट ऑफ मैच्योरिटी एक्वायर किया है। तो इसलिए होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए, गुड टाइटल रिसीव करने के लिए बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी इंस्ट्रूमेंट को एक्वायर करना जरूरी है। अब थर्ड पॉइंट है फॉर कंसीडरेशन। जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है वो लीगल कंसीडरेशन के लिए, लॉफुल कंसीडरेशन के लिए देना जरूरी है। अगर कोई पर्सन किसी ऐसे चेक को रिसीव करता है जो उसे गिफ्ट की फॉर्म में या डोनेशन की फॉर्म में मिला है, तो वहाँ पर उस कंडीशन में वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनेगा। मीन्स होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए लॉफुल कंसीडरेशन में इंस्ट्रूमेंट को एक्वायर करना जरूरी है। तो अगर वो चेक को गिफ्ट में, डोनेशन में एक्वायर करता है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स तो बन नहीं सकता, मीन्स उसको गुड टाइटल रिसीव नहीं होगा। तो उसे कौन सा टाइटल रिसीव होगा, जो ट्रांसफर का टाइटल है, जिसने भी उसे एज अ गिफ्ट, एज अ डोनेशन वो चेक दिया है, तो उसे भी वही टाइटल रिसीव होगा। अगर डिफेक्टिव है तो डिफेक्टिव टाइटल ही रिसीव होगा। अब फोर्थ पॉइंट है इंस्ट्रूमेंट शुड बी कंप्लीट। इंस्ट्रूमेंट का कंप्लीट होना जरूरी है। कंप्लीट कैसे, हम उसके मटेरियल डिफेक्ट को चेक करेंगे फर्स्टली, तो उसके फॉर्म को, कंटेंट को चेक करेंगे, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो ड्रॉवर का नेम है, डेट है, स्टैम्प है, इसका प्रॉपरली होना जरूरी है। अब फिफ्थ पॉइंट है कि होल्डर मस्ट टेक द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ, जो कि हम बार बार रिपीट करते आए हैं कि होल्डर ने इंस्ट्रूमेंट को गुड फेथ में ही लिया हो। यहाँ पर कोई भी ऐसा डाउट ना हो, कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो कि ये लगे कि टाइटल है जो वो डिफेक्टिव है। गुड फेथ में लिया है मीन्स उसे लग रहा है कि टाइटल डिफेक्टिव नहीं है, अनडिफेक्टिव टाइटल है। पहले वो प्रॉपर चेक करेंगे, चेक करने के बाद अगर उन्हें कोई भी पॉइंट ना लगे ऐसा कि टाइटल डिफेक्टिव है, तो उसे मान लिया जाएगा कि गुड फेथ में ही एक्वायर किया गया है। बट अगर उन्हें चेकिंग करने में कोई पॉइंट्स को इग्नोर कर दिया, उन्हें जानते हुए कि पता था कि टाइटल डिफेक्टिव है, फिर भी ट्रांसफ़र कर दिया, जो होल्डर है उसे होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं माना जाएगा, गुड टाइटल रिसीव नहीं होगा। तो प्रॉपर चेकिंग का होना जरूरी है, और ये गुड फेथ में एक्वायर करना जरूरी है, तभी होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाएगा।